तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हम बात करते हैं एंगल्स की। ठीक है ना? तो एंगल को मेजर करने के लिए हमें क्या चाहिए? एंगल को मेजर करने के लिए हमें क्या चाहिए भाई? रोटेशन चाहिए, एक रे हमें चाहिए ऐसे, और एक इनिशियल पॉइंट से एक रे ऐसे चाहिए। तो दूसरी वाली रे का पहली वाली रे से जो भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा उसे हम कहते हैं एंगल। जो ये पहली वाली रे होती है इसे हम कहते हैं इनिशियल रे। ठीक है? और ये जो रोटेशन कर रही होती है रे, इसे हम कहते हैं टर्मिनल रे। सही है? तो टर्मिनल रे इनिशियल रे के साथ जो भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेती है, उसी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं? थीटा। अब अगर ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंटी क्लॉक सेंस में होता है, सही है ना, तो इसी को हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव एंगल। और अगर ये क्लॉकवाइज सेंस में होता है तो इसी को हम क्या कहते हैं? नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। सही है ना? तो पहला तो क्लॉक और एंटी क्लॉक के हिसाब से ही पॉजिटिव और नेगेटिव का डिसीजन हम ले लेते हैं। अगर हमने एंटी क्लॉक सेंस में एंगल मेजर किया है तो वो पॉजिटिव रिप्रेजेंट करेगा, अगर हमने क्लॉक वाइज सेंस में एंगल मेजर किया है तो वो नेगेटिव सेंस में रिप्रेजेंट किया जाएगा। जैसे सपोज हमें मान लो कि कोई एंगल एक रिप्रेजेंट करना है 60 डिग्री और एक एंगल रिप्रेजेंट करना है -30 डिग्री। तो ये जो माइनस साइन इस एंगल पे लग गया, ये हमें सिर्फ ये बताएगा कि एंगल का जो मेजरमेंट है वो किस सेंस में हुआ है, क्लॉक। क्लॉकवाइज। और यहाँ पॉजिटिव है, ये बताएगा कि एंटी क्लॉक हुआ है। ठीक है ना? तो अगर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हो गई इनिशियल रे, सर एक बार फिर से बता और दीजिए ये हो गई टर्मिनल रे। ये जो एंगल का मेजरमेंट हो गया ये हो गया 60 डिग्री। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हो गई हमारी इनिशियल रे। ठीक है ना? सर वो नीचे बन और जाएगा एंगल। ये हो जाएगी हमारी टर्मिनल रे, और ये एंगल दूसरी डायरेक्शन में बन जाएगा, दैट इज 30 डिग्री। ये वाला हो गया -30 डिग्री बिकॉज ऑफ क्लॉकवाइज, और ये हो गया थीटा 60 डिग्री बिकॉज ऑफ सर एंटी एक बार क्लॉक। इनिशियल और टर्मिनल रे बता दीजिए। इनिशियल और टर्मिनल रे मतलब जिस एंगल पे जब हम मेजर कर रहे होते हैं तो जो फिक्स लाइन रहती है वो इनिशियल लाइन होती है, और जो लाइन जो थीटा 60 है वो एंटी क्लॉकवाइज है ना? हाँ प्लस है ना। यस। सर एरो दिखाना पड़ता होगा ना एंटी क्लॉकवाइज हाँ क्लॉकवाइज के लिए? नहीं, वो तो डायरेक्शन से डिसाइड हो जाता है ना। जैसे ये वाली डायरेक्शन क्या है? एंटी क्लॉक। ये वाली डायरेक्शन क्या है? क्लॉक। समझ में आया ना? सर पर वो तो रेफरेंस लाइन पे भी तो सर हो सकता है, जैसे हमने नीचे सर वो वाली रे पे। नहीं ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ टर्मिनल रे। फ्रॉम सर इनिशियल और टर्मिनल में इनिशियल होती रे, है, मतलब जिन दो रे के बीच एंगल बन रहा होता है। फ्रॉम इनिशियल रे इज कॉल्ड एंगल। ये एंगल की डेफिनेशन है बस। हाँ, जिनके बीच में एंगल बन रहा होता है उसमें सर एक रे मूव कर रही होती है और एक रे फिक्स होती है। जो फिक्स होती है वो इनिशियल होती है, जो मूव कर रही होती है वो। चलिए, अब एंगल का मेजरमेंट दो डार उसमें होता है। एक एंगल हम मेजर करते हैं डिग्री में, और एक हम मेजर करते हैं एंगल रेडियन में। समझ में आया? तो एंगल का मेजरमेंट हम दो यूनिट्स में कर लेते हैं। वैसे तो एंगल की कोई यूनिट नहीं होती, बट एंगल को डिफाइन करने के लिए दो यूनिट बताई गई है, दैट इज डिग्री एंड रेडियन। तो या तो एंगल आप डिग्री में रिप्रेजेंट करेंगे या एंगल आप रेडियन में रिप्रेजेंट करेंगे। दोनों को आपस में आप एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं और रेडियन को आप डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट इज डिग्री एंड व्हाट इज रेडियन। सही है ना? तो अगर मैं रेडियन के लिए बात करूं और एक सर्कुलर सिस्टम ले लूं, सही है ना, ये हमने एक सर्कुलर आर्क ली,
तो इस सर्कुलर आर्क में ये कहा गया कि जो ये इनिशियल लाइन है, सपोज ये एक इनिशियल लाइन है ना, यूनिट रेडियस है इसकी, और यही इनिशियल लाइन जो है अभी यूनिट रेडियस है, तो अभी आर रेडियस का एक सर्कल है, सही है ना, और इसने क्या हुआ, थीटा एंगल रिप्रेजेंट किया फॉर एल लेंथ आर्क, सही है, और ये सेंटर हो गया इसका सी। तो हम ये कहेंगे कि एल लेंथ आर्क अटेन थीटा रेडियन एंगल at the center of R radius circle, then theta equal to L by R। मतलब अगर L लेंथ की आर्क सर्किल के R रेडियस के सर्किल के सेंटर पे थीटा एंगल सब्सटेन करे तो थीटा की वैल्यू L बाई R होती है। जहां पर ये थीटा जो एंगल होता है वो किस में मेजर होता है, रेडियन। रेडियन। और ये L और R तो नॉर्मल डिस्टेंस के यूनिट हो गए, डिस्टेंस तो आपने पढ़ी होगी है ना। तो अगर आप यूनिट वाइज देखो तो L और R की यूनिट कैंसिल हो जाएंगी, तो थीटा यूनिट लेस होना चाहिए। तो इसी यूनिट लेस क्वांटिटी को आप डिफाइन किस में कर देते हैं, रेडियन में। तो जब आप थीटा L बाई R वाले रिजल्ट से निकालते हैं तो थीटा हमेशा किस में आता है, रेडियन में। थीटा हमेशा किस में आता है भाई, रेडियन में। अच्छा, अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि यूनिट लेंथ आर्क हो, सही है ना, अब मैं आपसे कहूं कि यूनिट लेंथ आर्क अटेन 1 रेडियन एंगल कहाँ पे, एट द सेंटर ऑफ यूनिट रेडियस सर्कल। समझ रहे हो कि नहीं, मतलब यूनिट रेडियस का सर्कल है, यूनिट लेंथ की आर्क है, तो जो थीटा बनेगा वो हमेशा कितना बन जाएगा, 1 रेडियन। ये तो फील हो ही रहा होगा। तो अगर आप 1 रेडियन को ज्योमेट्रिकली डिफाइन करोगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने यूनिट रेडियस का सर्कल ले लिया, समझ रहे हो, और यूनिट लेंथ की आर्क ले ली, तो जो सर्किल के सेंटर पे एंगल बनेगा वो हमेशा कितना बनेगा, 1 रेडियन। ये जो आर्क लेंथ आ रही है कितनी आ रही है, 1। सर्किल की रेडियस भी 1 है, तो ये जो थीटा एंगल मेजर होके आ रहा है ये कितना आ रहा है, 1 रेडियन। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं भाई। सर एक बार फ्री वाले फिर रिपीट कर दीजिए सर, बाहर नेटवर्क ये कमाल की वॉइस चली गई। ये 1 लेंथ की आर्क हो गई और 1 ही इसका रेडियस हो गया, समझ में आया। तो यूनिट लेंथ आर्क अगर आप यूनिट रेडियस के सर्कल पे एंगल देखोगे तो उसे हम 1 रेडियन कहते हैं। चलो, अब अगर हम इसी चीज को ऐसे देखें, अच्छा ये तो आपको पता है ना कि अगर एक आर रेडियस का सर्कल है तो उसकी सरकमफ्रेंस कितनी होती है, 2 पाई आर। ये तो सबको पता है ना भाई। चलिए, अब अगर हम एक सेमी सर्कल लें, ठीक है ना, तो सेमी सर्कल की जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी, अगर आर रेडियस का सर्कल है तो बोलिए। पाई आर प्लस 2 आर। सेमी सर्कल की सरकमफ्रेंस पूछ अच्छा रहा हूँ, पाई आर। सिर्फ पाई आर होगी कि नहीं होगी, इसमें तो किसी को डाउट नहीं होगा, बोलिए। अब ये जो सरकमफ्रेंस है यही एल हो गई हमारे लिए, बोलो। और ये सर्किल के सेंटर पे कितना एंगल बना रही है, थीटा। तो इसी एंगल थीटा को हम क्या कह सकते हैं, पाई आर अपॉन आर। तो यही
पाई रेडियन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताओ। अच्छा, यहीं पे अगर हम इसको कह दें टर्मिनल लाइन, सॉरी फिक्स इनिशियल लाइन, और इसको कह दें टर्मिनल लाइन, तो ये जो एंगल रेडियन में डिग्री में देखोगे कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। तो यहीं से हम कहते हैं कि जो पाई रेडियन होता है वो किसके बराबर होता है, 180 अब यहीं से हमें जो भी कन्वर्जन करना होगा हम डिग्री को रेडियन या रेडियन को डिग्री में इसी रिलेशन के हिसाब से कन्वर्ट कर लेंगे। समझ में आया कि नहीं? मतलब अगर मैं आपसे कहूँ तो 1 रेडियन कितने डिग्री के बराबर हो गया, 180 बाई पाई डिग्री के, सही है। और मैं आपसे कहूँ 1 डिग्री किसके बराबर हो गया, तो वो हो गया पाई बाई 180 रेडियन के। क्या है दोनों रिलेशन सबको समझ में आया, ये बताओ। सर ये 180 डिग्री तो आगे है, सर पाई रेडियन समझ गए कि नहीं भाई, समझ गए ना? तो थीटा रेडियन और डिग्री में रिलेशन समझ में आया, 1 रेडियन इक्वल टू 180 पाई डिग्री और 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। तो अब हमें किसी एक जगह दूसरे को कन्वर्ट करना हो तो हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे कहीं लिखा हो कि पाई बाई 3 रेडियन, तो अगर हमें इसको डिग्री में लिखना है तो हम क्या करेंगे, पाई बाई 3 इंटू 180 बाई पाई डिग्री हो जाएगा ये। इसका मतलब इसी को क्या कहेंगे, 60 डिग्री। पाई से पाई कैंसिल, 3 से 60 आ जाएगा। अच्छा, यहीं पे कहीं लिखा हो अगर हमारे सामने सपोज 120 डिग्री, तो हम इसको क्या कहेंगे, 120 इंटू पाई बाई 180 रेडियन। तो इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 पाई बाई 3 रेडियन आ जाएगा कि नहीं। तो अगर हमें डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हम आराम से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहला वाला कन्वर्ट करने के लिए हमने सिंपल क्या किया, 330 इंटू पाई बाई 180 रेडियन हो जाएगा ये, सही है। इसी को सॉल्व कर दिया, तो इसी को जब सॉल्व करेंगे तो 11 पाई बाई 6 रेडियन आ जाएगा पहला। सेकंड में क्या किया, 450 डिग्री है उसको पाई बाई 180 से ही डिवाइड कर दिया, तो ये आपका सॉल्व होके क्या आ जाएगा, 5 पाई बाई 2 रेडियन। थर्ड में आओ, 3 पाई बाई 4 है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 3 पाई बाई 4 इंटू 180 बाई पाई डिग्री आ जाएगा ये। इसी को सॉल्व कर लीजिए तो कितना आ रहा है, क्या 135 One. डिग्री आ रहा है। यस सर। इस तरह इसको कन्वर्ट करना है तो 5 पाई बाई 12 इंटू 180 बाई पाई डिग्री आ जाएगा ये। कन्वर्ट करो, इसको कितना आ रहा है, 75 डिग्री। तो ये आपका 75 डिग्री आ जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं भाई, कोई कंफ्यूजन ना करना है डिग्री में। तो आप क्या कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 180 बाई पाई, क्या मैंने सही लिखा है बोलो, तो ये डिग्री में आ जाएगा, हाँ या ना। यस सर। तो ये 1800 बाई पाई डिग्री आ जाएगा, हाँ या ना। अच्छा, पाई की रफली वैल्यू कितनी होती है, 22/7। तो इसको अगर हम देखें तो 1080 बाई 22 इंटू 7 लिख देंगे इसको हम। तो क्या ये 343:7 बाई 11 डिग्री आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। लिखा क्या भाई, में लिख सकते हैं, समझ में आया कि नहीं। मतलब हम ये कहते हैं कि जो 1 मिनट होता है, सॉरी 1 डिग्री जो होता है वो 60 मिनट के बराबर होता है, और जो 1 मिनट होता है वो 60 सेकंड के बराबर होता है। तो इसी एंगल को आप मिनट और सेकंड में भी रिप्रेजेंट करके लिख सकते हैं, बस ये फर्क इसमें और आ जाएगा। समझ गए कि नहीं। मतलब जैसे आपके सामने एक एंगल लिखा हो A डिग्री B मिनट C सेकंड, तो इसका अगर आप इस पूरे एंगल को डिग्री में लिखना चाहते हो तो ये होता है A डिग्री प्लस, अब B मिनट को आपको कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो B बाई 60 डिग्री,
और c सेकंड को आपको कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो c बाई 60 इंटू 60 डिग्री, तीनों को ऐड कर दीजिए तो आपको एग्जैक्ट आंसर किस में मिल जाएगा, डिग्री में। ये कन्वर्जन होता है, समझ गए कि नहीं भाई? ये कन्वर्जन फाइनली है। अगर आपका एंगल a डिग्री b मिनट और c सेकंड में लिखा है, a डिग्री b मिनट और c सेकंड में लिखा है, तो उसको कन्वर्ट डिग्री में अगर आपको करना है तो उसका मतलब ये हो गया, a डिग्री b मिनट को कन्वर्ट करना है, तो अभी हमने पढ़ा ना 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होता है, तो 1 मिनट 1/60 डिग्री के बराबर हुआ, तो b मिनट किसके बराबर हो गया, b/60 डिग्री के। ऐसे ही 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर हुआ, तो 1 डिग्री 3600 के सेकंड के बराबर हुआ, तो 1 सेकंड 1/3600 डिग्री के बराबर हुआ, तो c सेकंड किसके बराबर हो गया, c/3600 डिग्री के। तीनों को आप आपस में ऐड कर दीजिएगा तो आपको एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। नहीं समझे मेरी बात? क्लियर हुआ? अब जैसे यहीं पे आपके सामने ये आ गया था ना, क्या 343:7/11 डिग्री, और आपको इसको मिनट और सेकंड में भी लिखना था, तो इसमें 343 डिग्री तो आ ही रहा था। अब इस 7/11 डिग्री को हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे, तो हम इसको 7/11 इंटू 60 लिख सकते हैं, तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम इसको लिख सकते हैं 343 डिग्री, इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो ये शायद 642/11 कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 333 आता है ना, 33 सर 90, फिर 88 और शायद ये 2/11 आ जाता है। तो ये शायद आ जाता है 38 मिनट, है ना, और 2/11 सेकंड आ गया, तो इसको 2/11 को फिर से कन्वर्ट करोगे तो 2/11 इंटू अप्रॉक्स, भाई ये तो कितना मिनट हुआ, और 1 मिनट कितने सेकंड के बराबर था, 60, ये अप्रॉक्स सेकंड में कन्वर्ट हो गया। समझ गया? फिर से इसको सॉल्व कर दो तो 120/11 सेकंड हो गया, तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग ये 10 पॉइंट समथिंग, है ना, तो लगभग ये 11 सेकंड के बराबर ही आ जाएगा, 10.9 के बराबर आ रहा है ये। तो अगर आप इस एंगल को अप्रॉक्स लिखना चाहते हो तो अप्रॉक्स में क्या लिख सकते हो, 340 डिग्री 38 मिनट और अप्रॉक्स 11 सेकंड लिख सकते हैं। क्या है, मेरी बात समझ पा रहे हो? हेलो सर। तो भाई इसको क्या लिखोगे, 102 डिग्री तो पूरा पूरा हो गया, 0.065, फिर 3/60 ये हो जाएगा डिग्री में, और 45/3600 ये हो जाएगा डिग्री में। तो इसी को बस सिंप्लीफाई कर दो, सारा डिग्री में आ गया। नहीं, क्या बोलो? इसी को बस सिंप्लीफाई कर देंगे, पूरा डिग्री में आ जाएगा, हाँ या ना? तो पूरा डिग्री में सिंप्लीफाई होके क्या आ रहा है बताओ? 102.065। 065 सर 062 0625। 102.0625 डिग्री आ रहा है, देखो जरा। यस सही है, कुछ है नहीं इसमें। तो सबसे पहले 10 रेडियन को अगर हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 180/पाई से। एम आई करेक्ट और नॉट? यस सर। फिर पाई को हमें क्या लिखना पड़ेगा, 22 इंटू 7। वेरी गुड। तो ये क्या 10800/22 आ जाएगा, हाँ या ना जवाब? यस सर। तो इसी को अगर हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो 5400/11 आ जाएगा क्या? सर 49 पॉइंट्स फ्रॉम अप्रॉक्स आ रहा है। देखो 5900/11 आएगा, सॉरी 54। और बता देता हूँ, अगर हमें 10 रेडियन को कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री में, तो डिग्री का कन्वर्जन सिर्फ यहीं तक होगा। तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, 10 रेडियन 180/पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिग्री आ गया, पाई की अप्रॉक्स वैल्यू 22/7 लिख देंगे, इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो 12600/22 आएगा, 6300/11, दैट इज 572:8/11 डिग्री आ गया, डिग्री कन्वर्ट।
अब अगर इस डिग्री को हमें मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 572 डिग्री तो आई, इस 8/11 फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट करेंगे मिनट में तो 60 मिनट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 43 मिनट और 7/11 मिनट आएगा। फिर इस 7/11 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो फिर से 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये अप्रॉक्स 572 डिग्री 43 मिनट और 38 सेकंड के बराबर आ जाएगा। जैसे एक सर्कुलर सिस्टम, मान लीजिए आपने एक सर्कल बनाया, सही है ना, उस सर्कल में आपने क्या कहा कि ये सर्किल का सेंटर हो गया, तो ये सर्किल का सेंटर हो गया। तो आपने एक आर्क लेंथ ली एक ही सर्किल के अंदर, एक आर्क लेंथ ली L1 रेडियस की, है ना, और ये एंगल हो गया θ1, और दूसरी आर्क लेंथ ली आपने L2 और ये एंगल उसने बनाया θ2। एक ही सर्किल के अंदर दो अलग अलग आर्क की लेंथ है, सही है ना। तो हम क्या कहेंगे बताओ, अगर हम कन्वर्जन वाइज चलें तो θ1 = L1/r होगा, अगर ये r रेडियस के सर्किल पे सब कुछ चल रहा होगा, और θ2 = L2/r होगा। तो यानी कि थीटा, यहाँ से अगर हम r निकालेंगे तो L1/θ1 आएगा, और यहाँ से अगर हम r निकालेंगे तो L2/θ2 आएगा। तो इसका मतलब L1/θ1 = L2/θ2 होगा, हाँ या ना, सही है। तो इसको हम कह सकते हैं फॉर सेम सर्कल L/θ इज कांस्टेंट। मतलब अगर एक ही सर्कल की बात करें तो L/θ का रेशियो हमेशा कैसा होता है, कांस्टेंट होता है एक ही सर्कल में। अच्छा, अब एक बात तो ये हो गई, अब अगर हम दो अलग अलग सर्कल ले लें, एक ये सर्कल है R1 रेडियस का, एक ये सर्कल है R2 रेडियस का, सही है। अच्छा, इस सर्किल में आपने आर्क ली है L1 लेंथ की, जो कि यहाँ एंगल बना रही है θ1, और ये R1 रेडियस का सर्कल है, और यहाँ आपने आर्क ली है L2 लेंथ की, जो कि R2 और ये एंगल बना रही है θ2, सही है। तो यहाँ पे आप लिखते हैं θ1 = L1/r1, और यहाँ पे आप लिखते हैं θ2 = L2/r2, यानी कि L1 की वैल्यू θ1r1 आती है और L2 की वैल्यू θ2r2 आती है। अब अगर हम कह दें इफ आर्क लेंथ इज सेम, यानी कि L1 = L2, तो θ1r1 = θ2r2 हो जाएगा कि नहीं। मतलब अगर सेम आर्क लेंथ ले लें दो अलग अलग रेडियस के सर्किल पे, तो थीटा और आर का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाएगा कि नहीं। जैसे अगर ये एक सर्कल मैंने बनाया, ठीक है, और ये आर्क एंगल सेंटर पे सब्सटेंड कर रहा है, ये आर्क एंगल यहाँ सेंटर पे थीटा एंगल सब्सटेंड कर रहा है, तो कौन सी आर्क माइनर होगी, छोटी वाली आर्क माइनर होगी, और बड़ी वाली आर्क क्या होगी, मेजर। छोटी वाली आर्क क्या होती है, माइनर आर्क, और बड़ी वाली आर्क क्या होती है, मेजर आर्क। समझ गए कि नहीं भाई। अगर दो आर्क आपने बनाई हैं तो जो छोटी वाली आर्क होती है वो माइनर आर्क होती है, और जो बड़ी वाली आर्क होती है वो क्या होती है, मेजर आर्क होती है। ये डिफरेंस है, सही है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 40 सेंटीमीटर डायमीटर का सर्कल है और 20 सेंटीमीटर आर्क लेंथ दे रखी है,
सही है ना। तो वो सर्किल के सेंटर पे कितना एंगल बना रही होगी, बोलिए। 60 डिग्री। 60. 60 डिग्री। तो 20 सेंटीमीटर की जो आर्क लेंथ है और 40 सेंटीमीटर रेडियस, तो 20 सेंटीमीटर रेडियस हो गया। तो ये एंगल कितना बनेगा, 1 रेडियन बनेगा क्या? सर वो कॉर्ड की लेंथ है. अच्छा कॉर्ड है। अच्छा, सर कॉर्ड की लेंथ। माइनर आर्क निकालनी है सर, वो कॉर्ड की लेंथ दी गई है। ओके, चलिए। तो लेंथ ऑफ डायमीटर अगर आपको दिया है, जैसे आपने एक सर्कल कंस्ट्रक्ट किया, सर्कल में आपको रेडियस की लेंथ दे रखी है 20, और जिस कॉर्ड की आप बात करने जा रहे हैं वो कॉर्ड की लेंथ भी आप दे रखी है 20, ये भी 20। तो ये एंगल आपको सीधा कितना मिल गया, 60 डिग्री। अब इसी 60 डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, तो 60 डिग्री इंटू पाई बाई 180 रेडियन, तो क्या ये पाई बाई 3 रेडियन आ जाएगा? हाँ, है ना। अब हमें यस सर। आर्क लेंथ एल निकालनी है, सही है। तो एल थीटा इक्वल टू हम क्या लगाएंगे, L एल by बाई R. आर, और हमें एल ही निकालना है, तो वो थीटा इंटू आर हो जाएगा। तो एल की वैल्यू क्या आएगी, थीटा हम क्या लिखेंगे, पाई बाई 3 रेडियन, और आर हम क्या लिखेंगे, 20 20। सेंटीमीटर। ऐसा इसी पाई को 22/7 इंटू 20/3 कर देंगे, और इसी को आप सिंप्लीफाई कर देंगे। समझ रहे हो कि नहीं भाई? और रफली आंसर आप बताएंगे कितना आ रहा है, बताओ जरा सॉल्व करके। की आर्क है, तो थीटा 1 R1 इक्वल टू यस थीटा सर। 2 R2 होगा। अच्छा, यस। अब चाहो तो इसको 60 डिग्री इंटू पाई बाई 180 कर दो, तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया। ना भी करो तो भी चल जाएगा, क्योंकि दोनों एंगल उसी में दिए हुए ना। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो R1/R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ? क्या ये 5/4 आ रहा है? तो दोनों सर्किल के रेडियस का रेशियो। एक चीज और यूज हो सकती है, मतलब ये भी है कि अगर आप एक, जैसे एक टर्मिनल, ये इनिशियल लाइन है और एक टर्मिनल लाइन है, दोनों अगर एक पूरा एक सर्कल रिवॉल्यूशन कंप्लीट करके एक ही जगह आ जाते हैं, तो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है, 360 डिग्री। या इसी को अगर रेडियन में बोलो तो 2 पाई रेडियन हो जाता है। मतलब एक पूरा कंप्लीट सर्कल करने के बाद, यानी पूरा एक कंप्लीट रोटेशन करने के बाद, या पूरा एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने के बाद आप कितना एंगल मेजर कर लेते हैं, बोलिए? 360 डिग्री, सही है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप 2/3 रोटेशन कर रहे हैं या 2/3 रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, समझ गए कि नहीं? अगर मैं आपसे कहूँ कि आप 2/3 रोटेशन कर रहे हैं, अगर आप 2/3 रोटेशन कर रहे हैं, तो आप कितना एंगल मेजर करेंगे? तो वो 2/3 240 डिग्री। 360 आ जाएगा, है कि नहीं? तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप क्या कहेंगे, 240 डिग्री, या अगर इसी को आप रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या कहेंगे, 4 pi by 3. 4 पाई/3 रेडियन कन्वर्ट कर लेंगे। समझ गए कि नहीं? तो एक आफ्टर एक रोटेशन आप कितना एंगल कन्वर्ट करेंगे, एक रोटेशन या एक रिवॉल्यूशन आप कितना एंगल कन्वर्ट करते हैं, 2 पाई रेडियन या 360 डिग्री। तो उसी के हिसाब से आप अपने एंगल रोटेशन को बता सकते हैं। अच्छा, इसके बाद एक चीज़ और कहीं भी यूज़ हो सकती है, और वो ये है रफली, तो जैसे आपने कहा कि कोई एक सर्कुलर आर्क वाला रीजन आपने लिया, और आपको इसी पोर्शन का एरिया निकालना है। जैसे ये सेंटर, ये आर्क है और ये एल लेंथ है, और आपको इसका एरिया निकालना है इतने पोर्शन का, ठीक है। तो जो इसका एरिया होता है इतने पोर्शन का, होता है 1/2 R² इंटू थीटा, ठीक है ना। एरिया ऑफ दिस रीजन, मतलब थीटा एंगल सस्टेन करने वाली आर्क का
जो एरिया होता है वो होता है हाफ आर स्क्वायर इंटू थीटा, ठीक है ना, हाफ आर स्क्वायर इंटू थीटा। सर ठीक। अभी एक रफ स्केच दे रहा हूँ। अगर हम एक सर्कुलर सिस्टम बनाएं, उसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लें और इस एंगल को हम थीटा कह दें, सही है ना, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये क्या हो गया बेस, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया हाइपोटेनस। ये तो हमको हमेशा पता होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के बराबर होता है, सही है ना। तो यहीं पर टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन किए गए। सबसे पहले डिफाइन किया गया साइन थीटा, दैट इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। फिर डिफाइन किया गया कॉस थीटा, दैट इज बेस बाय हाइपोटेनस। फिर डिफाइन किया गया टेन थीटा, दैट इज परपेंडिकुलर बाय बेस। फिर इन्हीं के रेसिप्रोकल डिफाइन किए गए, दैट इज कॉसेक थीटा, जो कि रेसिप्रोकल हुआ साइन का, तो वो हो गया एच बाई पी, यानी हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। फिर यहीं पे आपने डिफाइन किया रेशियो सेक थीटा, दैट इज 1 बाई कॉस थीटा, जो कि हो गया हाइपोटेनस बाई बेस। यहीं पे आपने डिफाइन किया कॉट थीटा, जो कि क्या हो गया बेस बाय परपेंडिकुलर। 1/10 थीटा, जिसको आपने डिफाइन किया। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में आपने डिफाइन किए, ठीक है। अच्छा, अब जैसे आपने यहाँ पे देखा कि टेन थीटा को हम लिखते हैं क्या, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो इसी को हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस बेस बाई हाइपोटेनस, यानी इसी को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो एक रिजल्ट हमारे पास और आ गया, दैट इज टेन थीटा कैन बी रिटन एज साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि कॉट थीटा को हम लिख देते हैं 1/10 थीटा, यानी इसी को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो सेम हमारे पास एक रिजल्ट और आ गया, कॉट थीटा इज रिटन एज कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो जहाँ सिचुएशनली हमको जितनी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हम सिचुएशनली उतनी इंफॉर्मेशन का यूज़ कर लेंगे। तो ये सारे किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल सिस्टम के हिसाब से आपने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन किया। अब आपको अगर एक रेशियो पता है तो उसकी हेल्प से आप बाकी सारे रेशियो कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, क्योंकि एक रेशियो अगर आपको पता है तो कहीं भी दो साइड का आपको रेशियो मिल जाएगा, और अगर दो साइड का रेशियो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में मिल गया तो तीसरी साइड आप आराम से निकाल के सीधा सिंप्लीफाई करके लिखते चले जाएंगे। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, ये बताओ। फाइनल लाइन के हिसाब से चलो, तो इस पूरे सर्कुलर सिस्टम को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है कि नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, बोलो भाई। तो उसके हिसाब से ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर मैं इसको इनिशियल लाइन ले लूँ और एक टर्मिनल लाइन रोटेट करूँ, तो इनिशियल लाइन पर ये एंगल हो गया 0 डिग्री। ऐसे टर्मिनल लाइन रोटेट करते करते यहाँ पर एंगल 90 डिग्री बनाएगा, या इसी को पाई/2 रेडियन कह दें। ऐसे रोटेट करते करते जब हम यहाँ पहुँचेंगे तो एंगल 180 डिग्री बनेगी, 180। या इसी को पाई रेडियन कह दें। ऐसे रोटेट करते करते जब हम यहाँ पहुँचेंगे तो 270 डिग्री बनेगा, या हम इसी को 3 पाई/2 रेडियन कह दें। और ऐसे करते करते जब हम दोबारा यहाँ पहुँचेंगे तो 360 डिग्री एंगल, या इसी को हम 2 पाई रेडियन कह दें। बोलिए। तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब आपके एंगल कहाँ से कहाँ लाई करेंगे, 0 से लेके 90, या 0 से पाई/2। सेकेंड क्वाड्रेंट के एंगल कहाँ से कहाँ लाई करेंगे, 90 से 180, या पाई/2 से पाई। थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल कहाँ से कहाँ लाई करेंगे, पाई से 3 पाई/2, या 180 से 270 डिग्री। फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल कहाँ से कहाँ लाई करेंगे, 270 से 360 डिग्री, या 3 पाई/2 से 2 पाई रेडियन। क्या ये बात सबको समझ में आ गई, ये बताओ। यस सर। तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या मतलब क्या हुआ, बोलो। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या हुआ, थीटा लाइज 0 से पाई/2। सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या हो गया, पाई/2 से पाई। 2 बाय थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब क्या हो गया, 2 से पाई से 3 पाई/2।
और फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब क्या हो गया? 3 पाई/2 से 2 पाई। 3 पाई/2 से 2 पाई, या इसी को आप डिग्री में भी लिख सकते हैं। 0 डिग्री से 90 डिग्री, 90 डिग्री से 180 डिग्री, 180 डिग्री से 270 डिग्री, और 270 डिग्री से 360 डिग्री। समझ गए कि नहीं भाई? चलिए, तो अब अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करें, ये सही है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने एक ट्रायंगल बनाया, तो जो उसका बेस आएगा वो पॉजिटिव आएगा, जो उसका परपेंडिकुलर आएगा वो भी पॉजिटिव आएगा, और जो उसका हाइपोटेनस आएगा वो भी पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर कोई भी एंगल मेजर करोगे तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव आएंगे कि नहीं आएंगे? क्योंकि भाई पी, एच और बी सब पॉजिटिव है, तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ कैसे होंगे बताओ? पॉजिटिव होंगे, हाँ या ना? बोलिए भाई। गुड। अब हम जैसे सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जब हम ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे, सही है, तो अब यहाँ जरा सोच के बताओ, बेस कैसा हो जाएगा? नेगेटिव, दूसरी डायरेक्शन में आ गया ना। परपेंडिकुलर अभी भी ऊपर है तो पॉजिटिव रहेगा, हाइपोटेनस तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। बोलिए भाई। नहीं, अभी हमने सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल बनाया है, तो उसमें बेस कैसा हो गया? नेगेटिव। परपेंडिकुलर कैसा है भाई? पॉजिटिव, और हाइपोटेनस तो पॉजिटिव होगा क्योंकि स्क्वायर रूट से निकलेगा। तो अब बताओ, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस का रेशियो पॉजिटिव होगा, बट परपेंडिकुलर बाय बेस का रेशियो कैसा होगा? नेगेटिव। बेस बाय हाइपोटेनस का रेशियो कैसा होगा? नेगेटिव। तो यहाँ पर सिर्फ क्या पॉजिटिव होगा? साइन परपेंडिकुलर थीटा साइन बाय थीटा और कॉसेक cos थीटा, sec थीटा ये रेशियो कैसे होंगे? पॉजिटिव, और बाकी सब कैसे हो जाएंगे? नेगेटिव। गुड। थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल मेजर करो जरा। तो जैसे आप थर्ड क्वाड्रेंट में ट्रायंगल फ्रेम करोगे, तो यहाँ बेस अभी भी कैसा रहेगा? नेगेटिव। अब परपेंडिकुलर भी कैसा हो जाएगा? नेगेटिव, बट हाइपोटेनस अभी भी कैसा रहेगा? पॉजिटिव। तो यहाँ पर आओ, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस नेगेटिव, बेस बाय हाइपोटेनस नेगेटिव, बट परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। तो यहाँ पर कैसा, क्या क्या पॉजिटिव होगा? टेन थीटा एंड कॉट थीटा, ये रेशियो कैसे होंगे? पॉजिटिव। बाकी सब कैसे हो जाएंगे? नेगेटिव। सर नेगेटिव। अच्छा, अब लास्ट वाले क्वाड्रेंट में आओ जरा। एक बार फिर से चीज बता दीजिए। क्या बताओ? लास्ट वाले क्वाड्रेंट में आइए। लास्ट वाले क्वाड्रेंट में बेस कैसा हो रहा है? पॉजिटिव। परपेंडिकुलर कैसा हो रहा है? नेगेटिव। सब पॉजिटिव। हाइपोटेनस तो अभी भी पॉजिटिव है। अब देखो, बेस बाय हाइपोटेनस पॉजिटिव, बट परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस नेगेटिव। नेगेटिव आ रहा है ना इस बार? बोलिए भाई। यस सर ये सर। तो पर साइड्स होती हैं सर, वेक्टर थोड़ी ना होते हैं, मतलब जैसे साइन का। वाले डाउट पे अभी तो सिर्फ ये समझो, तो इस वाले क्वाड्रेंट में क्या होगा? जो रेशियो होगा उसके हिसाब से कॉस थीटा और सेक थीटा ये पॉजिटिव होंगे, और बाकी सारे रेशियो कैसे आ रहे हैं? नेगेटिव आ रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव है। ये हो गई थ्योरी, ये हो गई थ्योरी, ठीक है ना? हाँ, अब अपनी बात बोलें, जो अभी किसी ने वेक्टर, समझ गए? तो अब आपने देखा कि साइन थीटा, मतलब तरीका क्या हुआ? साइन थीटा कैसा दिया हुआ है? 3/5 दिया हुआ है, तो आपने तुरंत एंगल बनाया और आपने कहा साइन थीटा 3/5 है, तो ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, तो ये 4 आ गया कि नहीं आ गया? आया ना? बट ये जो थीटा एंगल है सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में टेन और सेक दोनों कैसे होंगे? नेगेटिव। तो अगर हम यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो वो 3/4 आएगी, बट एक्चुअल आंसर टेन थीटा का क्या आएगा?
माइनस 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 3। 3/4, यहाँ पे अगर हम सेक थीटा निकालेंगे तो वो 4/5 so आएगा, -4/3, बट वो जो वैसे एक्चुअल -4/5, आंसर आएगा सेक का क्या आएगा, -4/5। 4/5। ये है तरीका tan और sec निकालने का इन सेकंड क्वाड्रेंट। मतलब ट्रायंगल से जो भी आंसर आ रहा है उसके हिसाब से उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, समझ में आ रहा होगा। sec थीटा सॉरी 5/4 आएगा। सर बेस नेगेटिव हो गया। क्योंकि ये जो थीटा एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये थीटा एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan और sec की वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ के ट्रायंगुलर इन्फॉर्मेशन से जो भी रिजल्ट आया उसके हिसाब से आप मेजर निकाल दिया। ये इस क्वेश्चन को करने का एक रफली मेथड हो गया कि आप इसको ऑब्जर्व करके डायरेक्ट ये आंसर देख सकते हैं शॉर्टकट फॉर्म में। बट अगर इन्हीं को आपको डिटेल में करना हो तो उसके लिए आपको यूज करनी पड़ती है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज आपने पढ़ी होंगी ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, पढ़ी है ना भाई। सेक यस स्क्वायर सर। थीटा माइनस प्लस कॉसेक सब स्क्वायर प्लस नहीं, tan से थीटा इज 1। फिर आपने पढ़ी होगी, cos स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा। चुप रहो तुम, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। जब सही नहीं पता हो तो चुप रहा करो ना। टेन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये थीटा की किसी वैल्यू की होती है, ये लाई करती है फॉर ऑल रियल नंबर, बट इसमें ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 काउंट नहीं करते। ऐसे इसमें क्या होता है, और मल्टीपल ऑफ पाई काउंट नहीं करते। सही है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज 1। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हो गई। सही है। अब ये आइडेंटिटीज आई कहाँ से, तो वो तो हम आराम से आपको प्रूफ बता सकते हैं। अगर आप एक राइट सर्कुलर सिस्टम ले लो, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लो, ठीक है ना, उसमें ये एंगल आप कह दो थीटा है, ये हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो आप ये कहते हो ना एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 1 इज इक्वल टू p/h का होल स्क्वायर और b/h का होल स्क्वायर। p/h को ये आप क्या कहते हो और b/h को ये आप क्या कहते हो, तो यही रिजल्ट किसके बराबर आ गया, 1 के। सही है। इसी में आप डिवाइड कर दो किससे, कॉस स्क्वायर थीटा से, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगली वाली आइडेंटिटी आ गई कि नहीं आ गई, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसी को आप क्या लिख दोगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और यहीं पे अगर आप डिवाइड कर दो किससे, साइन स्क्वायर थीटा से, तब ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब आप क्या लिख दोगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अगला रिजल्ट क्या आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यही सारी आइडेंटिटीज आ गई। सही है ना। तो जो हमने माइनस करके लिखा है ना यहाँ पे, ये जो चीज़ हमने यहाँ माइनस करके लिखी है, यहाँ माइनस, वो इसी वजह से लिखी है क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा से हम डिवाइड तभी कर सकते हैं जब π/2 के मल्टीपल ना हो, क्योंकि उस पर ये 0 के बराबर हो जाएगा और ये 0 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे हमने n माइनस किया, वो इसीलिए किया है क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड हम तभी कर सकते हैं जब ये 0 के बराबर ना हो।
ये दोनों आइडेंटिटी आएंगी ही तब, तो बाकी सब एंगल को छोड़, इन एंगल को छोड़ के बाकी सब जगह ये आइडेंटिटीज डिफाइन होती है, और ये थीटा की सारी वैल्यूज पे डिफाइन होता है। समझ गए कि नहीं भाई? Yes, sir. तो अब जो ये वाला क्वेश्चन मैंने आपसे कहा था ना, साइन थीटा इक्वल टू दिस, थीटा इक्वल टू दिस, अब इसको करने का एक्चुअल तरीका यही है, मतलब जब एग्जाम हॉल में ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप ऐसे ही करते हैं। जैसे साइन थीटा और टेन थीटा आपको निकालना है, तो साइन थीटा आपको दिया हुआ है, तो साइन थीटा से सबसे पहले हम लिखेंगे कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा 5/3, फिर हम लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो 25/9 आ जाएगा। अब हम यहाँ से निकालेंगे कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, तो 25/9 -1 दैट इज 16/9। तो यहाँ से कॉट थीटा की वैल्यू आएगी √ओवर 16/9 प्लस माइनस में। अब क्योंकि थीटा कहाँ दिया हुआ है, π/2 से π/2 के बीच में, तो कॉट थीटा की वैल्यू हम क्या लेंगे 4/3 माइनस का, तो टेन थीटा हमारा क्या आ जाएगा माइनस का 3/4। समझे कि नहीं भाई? चलिए अब हमें जैसे निकालना है सेक थीटा, सही है, तो सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1/cos थीटा, तो इसी को हम लिख देंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू 1/sin थीटा। अब ये हम निकाल चुके हैं, ये हमको पता है, यही वैल्यू हम यहाँ उठा के रख देंगे, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना हो जाएगा -3/4, और साइन थीटा हमारे पास कितना दिया हुआ है बोलिए 5/3, तो ये आंसर आ जाएगा 5/4। समझ गए कि नहीं भाई? आइडेंटिटीज कैसे यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में?